हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम एडिटोरियल का एनालिसिस तो करेंगे ही, उससे पहले 10 नए वर्ड्स देखेंगे और उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे एक क्लोज टेस्ट आपके लिए लाया हूं, तो उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। ठीक है, चलो क्या है हमारे पास आज पहला वर्ड। द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज स्पॉन। पहला वर्ड कौन सा है? स्पॉन। स्पॉन का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होना। कोई भी चीज़ या इवेंट बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर हो रहा है तो उसे हम स्पॉन कहेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, द न्यू पॉलिसी कुड स्पॉन न्यूमरस इनोवेशंस इन द टेक इंडस्ट्री। जो नई पॉलिसी आई है वो नई पॉलिसी क्या कर सकती है? बहुत ज़्यादा नंबर्स में इनोवेशंस को बढ़ावा दे सकती है। तो बढ़ावा देना है ना, बहुत ज़्यादा नंबर्स में किसी चीज़ का होना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन। क्या होगा मीनिंग इसका? टू प्रोड्यूस और जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। कोई भी चीज का बहुत ज्यादा संख्या में जनरेशन होना। सिनोनिम क्या होंगे इसके? जनरेट, क्रिएट या प्रोड्यूस। एंटोनिम्स, अब देखो बनना यानी जनरेट करने का मतलब होता है बनना, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉय होना, खत्म करना। ग्रो हो रहा है कोई चीज तो उसकी ग्रोथ को रोक देना मतलब हॉल्ट करना या सप्रेस करना, दबा देना। सप्रेस करना मतलब दबा देना। समझ गए? स्पॉन, स्पॉन का मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा संख्या में बनना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब, कॉन्ग्लोमरेट ये एक नाउन है और कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे बिजनेसेस रन करता है ना। ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस, तो उसे कहेंगे हम कॉन्ग्लोमरेट। दो चार कंपनीज से बना हुआ, दो चार नहीं बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे ग्रुप से बना हुआ जो होता है वो कॉन्ग्लोमरेट हो गया है। ठीक है, देखो, द कॉन्ग्लोमरेट ओन्स कंपनीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू फूड प्रोडक्शन। जैसे टाटास ना, टाटास, ये टाटास की बहुत सारी कंपनीज का एक कॉन्ग्लोमरेट है। टाटा ग्रुप है ना, उसमें सारी टाटास की कंपनी आ जाती है, वो एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो गया। कॉन्ग्लोमरेट का मीनिंग क्या हो गया? अ लार्ज कॉर्पोरेशन फॉर्म बाय मर्जिंग डिफरेंट बिजनेसेस। उनका एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर सारे बिजनेसेस आते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक कॉर्पोरेशन, बड़ी सी, या कॉम्बिनेशन, चीजों को इकट्ठा करना उसे भी कॉम्बिनेशन कहेंगे, या एग्रीगेट, एक साथ सारी चीजों को जोड़ना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? सेपरेट करना, अलग अलग करना, इंडिविजुअल लेवल पे एक एक, या डिसबैंड करना। डिसबैंड का मतलब क्या होता है? ग्रुप से किसी को अलग करना, उसे कहते हैं डिसबैंड। समझ गए? कोई एक ग्रुप है उसमें से एक कंपनी को अलग कर देना, नहीं भाई तू हमारे साथ नहीं रह सकता, अलग, तो उसे कहते हैं डिसबैंड कर देना। ठीक है, तो ये एंटोनिम हो गया इसका, कॉन्ग्लोमरेट का। कॉन्ग्लोमरेट मतलब सबको एक कर देना, डिसबैंड मतलब किसी एक को बाहर निकाल देना, इसलिए वो एंटोनिम करके लिया है। समझ गया कॉन्ग्लोमरेट का मतलब? चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बिनाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन है बिनाइन। व्हाट इज बिनाइन? बिनाइन इज समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, जिससे आपको धोखा नहीं है, कोई अच्छी चीज है तो उसे हम बिनाइन कहेंगे। आपने बिनाइन कैंसर सेल्स के बारे में सुना होगा स्कूल में। ऐसे कैंसरस सेल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं लेकिन दे आर नॉट हार्मफुल, है ना, उससे लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर नहीं होता, तो उसे हम बिनाइन, बिनाइन कैंसर सेल्स कहेंगे। बराबर? जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखो इसका, द ट्यूमर वॉज फाउंड टू बी बिनाइन, है ना। बिनाइन ट्यूमर के लिए भी यूज होता है, तो ऐसा ट्यूमर जो बिनाइन है मतलब उससे आपको कुछ धोखा नहीं है। द ट्यूमर वॉज फाउंड टू बी बिनाइन मच टू एवरीवन्स रिलीफ, और इसलिए सबको अच्छा लगा। ठीक है, ट्यूमर है पर वो यानी उससे खतरा नहीं है, इट इज नॉट बैड। ठीक है, क्या मीनिंग होगा इसका? जेंटल, काइंड और नॉट हार्मफुल। नॉट हार्मफुल इज दी मच बेटर मीनिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? हार्मलेस, सिंपल सा वर्ड है, जेंटल, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट ये वर्ड हम बहुत बार अभी देख चुके हैं ना, हमने पिछली एक या दो क्लास पहले भी मैलेवोलेंट और बेनेवोलेंट ये दोनों वर्ड्स देखे थे। बेनेवोलेंट यानी अच्छा। एंटोनिम क्या होगा इसका? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब ऐसा जिससे आपको धोखा है। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी ऐसा ट्यूमर जो अगर फट गया तो फिर हालत खराब है, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। और उसका अपोजिट होता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन मतलब जिससे आपको कुछ धोखा नहीं है।
या हार्मफुल है या होस्टाइल है। होस्टाइल मतलब एग्रेसिव, विच में कॉज यू हार्म, दैट इज होस्टाइल। क्लियर? क्लियर हुए सारे वर्ड्स? बिनाइन समझा? फिर बिनाइन का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, विच इज जेंटल और काइंड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फॉल्टर। फॉल्टर बहुत सिंपल सा वर्ड है। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना। आप चल रहे हो और चलते चलते यू फॉल्टर, लड़खड़ा गए, दैट इज, है ना, जो प्रोसेस, जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाना, उसका भी मतलब होता है फॉल्टर होना। देखो सेंटेंस, ही डिडंट फॉल्टर, वो फॉल्टर नहीं हुआ, लड़खड़ाया नहीं, इन हिज कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट डिस्पाइट दी चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उसने जो कमिटमेंट की थी वो प्रोजेक्ट के लिए, उसमें वो थोड़ा भी डगमगाया नहीं। तो डगमगाना यहाँ पे लड़खड़ाने के जैसा ही फॉल्टर का यूज किया है। मैंने लड़खड़ाया बोला, यहाँ पे वो डगमगाया नहीं, इस मीनिंग से लिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग क्या होगा फिर? टू लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम, टू हेजिटेट, है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन होना, या चल रहे हैं और चलते चलते मोमेंटम बिगड़ गया, लड़खड़ा गए, डगमगा गए, दैट इज फॉल्टर। सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? वेवर, है ना, थोड़ा सा हिलना, दैट इज वेव। वेव, वेव कैसी है? ऐसी हिलती है ना, तो वेवर का मतलब ऐसा हिलना। दूसरा वेवर अलग है, आपने ये भी वेवर सुना है, इसका मतलब है वेव करना। वेव मतलब माफ कर देना, है ना। लोन वेवर, लोन की माफी कर देना, वो अलग है। उसका स्पेलिंग है WAIVER, ठीक है, ये है WAVER, इसका मतलब वेव की तरह हिलना। दूसरा वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है डाउट, है ना, करूं कि नहीं करूं। या स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होंगे परजर्व, मतलब टिक के रहना, बिल्कुल कमिटमेंट की है तो फिर अपने आप की भी नहीं है सुनना वाली बात, है ना, टिक के रहना। परसिस्ट करना, अगेन टिक के रहना। एडवांस करना यानी आगे बढ़ना। ठीक है, तो फॉल्टर का मतलब क्या हो गया? लड़खड़ाना या डगमगाना। समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कोई चीज होने के बाद जो भी चीज की जाती है उसे कहते हैं पोस्ट फैक्टो। मतलब कोई इवेंट हो गया, उसके बाद वो इवेंट से रिलेटेड जो भी चीज होगी, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टो। देखो सेंटेंस, द पोस्ट फैक्टो एनालिसिस। एनालिसिस कैसे किया गया? पोस्ट फैक्टो मतलब होने के बाद जो एनालिसिस किया गया। आप आपकी टेस्ट का पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करते हो, राइट? तो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस रिवील्ड फ्लॉज इन द इनिशियल प्लान। इनिशियल जो प्लान था उसमें गड़बड़ी थी, ये कब ध्यान में आया? जब पोस्ट फैक्टो एनालिसिस किया गया। क्या मतलब है इसका? देखो, ऑकरिंग और डन आफ्टर द इवेंट। कोई इवेंट हो गया, उसके बाद उसका एनालिसिस करना, दैट इज पोस्ट फैक्टो। हम कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे देख के किसी चीज को समझना कि हमने जो चीज कर दी है वो सही की या गलत की। दिन भर आपका दिन खत्म हो गया, शाम में बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले आप क्या करते हो? दिन भर में जो भी किया, आज वो अच्छा किया, बुरा किया, किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये एनालिसिस करते हो दिन भर का। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, पीछे मुड़ के देखना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रेट्रोस्पेक्टिव, सबसीक्वेंट यानी किसी चीज होने के बिल्कुल बाद में कोई चीज को पीछे जाके देखना, या बिलेटेड, वो चीज होने के बाद एनालिसिस किया, बिलेटेड है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? प्रीसीडिंग यानी पहले ही समझ लेना कि क्या जरूरी है क्या नहीं। पोस्ट फैक्टो मतलब होने के बाद, और प्रीसीडिंग का मतलब होने से पहले। प्रायर का भी मतलब है होने से पहले। बिफोर का मतलब आप सभी को पता है, होने से पहले। ठीक है, तो पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है बाद में, और ये बाकी सबका मतलब होता है पहले। क्लियर? क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज राउज्ड। राउज्ड, राउज्ड का मतलब होता है किसी को नींद से जगाना, है ना, किसी को नींद से जगाना, उसके बोलते हैं राउज। अब नींद से जागना, इसके लिए भी एक वर्ड है, आपने सुना होगा, अराइज। एक तो अराइज है, या आपने राइज सुना है, सनराइज। ये जो दोनों चीज है ना, ये अपने आप होती है, यानी यू अराइज और द सन राइजेस, खुद से होता है, कोई और नहीं करता उसको। राउज किसी और को करना पड़ता है, ये अपने आप होने वाली चीज है, एक्टिव चीज है, ये अपने आप हो जाएगी। ये राउज जो है ये पैसिव है, मतलब किसी और को करना होता है राउज,
है ना, आपको जगाना तो किसी और को पड़ेगा ना, बराबर। एक तो आप किसी और को जगाएंगे या कोई आपको जगाएगा, तो जगाना का मतलब होता है राउज। देखो सेंटेंस, द लाउड नॉइज राउज्ड हिम फ्रॉम अ डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में था, लाउड नॉइज ने नींद से जगा दिया। मीनिंग क्या है इसका, टू अवेकन यानी नींद से जगा देना, स्टर समवन फ्रॉम स्लीप और इनएक्टिविटी, है ना, डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, जगा दिया, दैट इज राउज्ड। सिनोनिम क्या होंगे इसके, अवेकन, स्टिमुलेट यानी किसी को जगा देना, मतलब कोई सोया है, लिटरली सोया है ऐसा नहीं होता, बहुत बार कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा पुश करना होना है, जा करो, तो स्टिमुलेट हो जाता है, नींद से जाग गया, एक्साइट हो गया एकदम। वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद नहीं हो जाते लोग, बस अभी कुछ करके दिखाना है, दैट इज राउज। और एंटोनिम, कुछ नहीं करना है, बैठे रहो, लल, लल है, काम है, या पैसिफाई, पैसिफाई मतलब कुछ एक्टिविटी, बिना एक्टिविटी का पैसिफाई, ठीक है, वो पैसिव होता है। पैसिफाई मतलब किसी को पैसिफाई करना कि ठीक है नहीं कुछ नहीं करना है, चलो बैठो, दैट इज पैसिफाई करना। और खुद कुछ नहीं करना मतलब पैसिव होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सेटेड। क्या वर्ड है, सेटेड, ठीक है। सेटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, एकदम मस्त, पूरा पेट भर के, आई एम सेटेड, तो आई एम सेटेड, सेटेड एडजेक्टिव हो गया जो मेरे सेटिस्फैक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। देखो सेंटेंस, आफ्टर द लार्ज मील ही फेल्ट सेटेड, सेटिस्फाइड, तृप्त, एकदम तृप्त लग रहा था उसको, बढ़िया खाना हो गया। क्या मतलब है, सेटिस्फाइड और फिल्ड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, पूरा यहां तक खाना आ गया, फिल्ड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, आई एम सेटेड। सिनोनिम्स, सेटिस्फाइड, फुल या ग्रेटिफाइड, दिल खुश हो गया, एकदम बढ़िया लगा। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, हंग्री, भूखा होना, अनसेटिस्फाइड या डिप्राइव्ड, कोई चीज आपको नहीं मिली तो आप डिप्राइव होते वो चीज, है ना, तो उसे वो सेटेड का अपोजिट हो। समझ गए, सेटेड, सेटेड मीन्स व्हाट, सेटिस्फाइड, एकदम खुश, पेट भर के। एंड नाउ वी हैव सिनिकल। अरे ये बहुत कॉमन वर्ड है, सिनिकल टाइप का टोन का पैसेज भी आपको आता है। सिनिकल मतलब क्या, सिनिकल मतलब डाउटफुल, हर चीज में नुक्स निकालने वाला, अरे ये भी गलत है वो भी गलत है, मेरे को तो डाउट है ये कुछ अच्छा करेंगे भी, ऐसे सोच रखने वाले लोगों को कहते हैं हम सिनिकल है। हर चीज में गलतियां निकालेगा, वो क्रिटिकल होता है, या हर चीज में डाउट लगेगा उसको, नहीं इन्होंने अगर ऐसा किया है मतलब कुछ तो इनका गड़बड़, कुछ तो गलत प्लान है, ऐसा व्यक्ति जो रहेगा उसे हम सिनिकल कहेंगे। देखो सेंटेंस, हर सिनिकल एटीट्यूड मेड इट हार्ड फॉर हर टू ट्रस्ट एनीवन, तो वो सिनिकल थी इसलिए वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करती थी, यानी दुनिया में कोई आदमी अच्छा काम कर ही नहीं सकता सिनिकल लोगों के अनुसार। जैसे क्या मतलब है इसका, बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी, इनको ऐसा लगता ही नहीं कि लोग अच्छा काम कर भी सकते हैं। ये क्लास में भी अगर आए ना, ये सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहा है, अगर ऐसी सोच में बैठने वाला व्यक्ति है तो वो सिनिकल है ना। लोगों का ज्ञानवर्धन हो, उनकी आगे की लाइफ अच्छी हो, ये भी किसी का मोटिवेशन हो सकता है पढ़ाने के पीछे, राइट। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो सिनिकल हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, स्केप्टिकल यानी हर चीज में डाउट लेने वाला, पेसिमिस्ट जिसको निराशावादी कहते हैं हम लोग, कोई आशा नहीं होती उसको किसी से, बहुत निगेटिव वर्ड है सिनिकल, है ना। डिस्ट्रस्टफुल, किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। एंटोनिम, ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी हो, सब में विश्वास करे, ट्रस्ट करे, ना, जो नेव हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो। समझ गए, सिनिकल समझ गया, हर चीज में डाउट लेने वाला व्यक्ति सिनिकल है। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज साइड स्टेप्ड। साइड स्टेप, साइड स्टेप, देखो वर्ड से पता चल रहा है, साइड स्टेप मतलब बाजू हट जाओ, यानी कोई चीज जा रही है आप साइड में स्टेप हो जाओ, बाजू हट जाओ, यानी चीजों को अवॉइड करना। साइड स्टेप का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना। देखो सेंटेंस, द पॉलिटिशियन साइड स्टेप्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू में एक मुश्किल क्वेश्चन आया तो पॉलिटिशियन ने क्या किया, अवॉइड कर दिया, चलो छोड़ो बाद में बता देंगे, साइड स्टेप कर लिया। आउट मैन्यूअर कल देखा था ना हमने, किसी को चखाना होता है लेकिन वो साइड स्टेप मतलब खुद ही बाजू हट जाना, जा रे बाबा, दैट इज साइड स्टेप।
व्हाट इज द मीनिंग? टू अवॉइड और इवेड अ सिचुएशन और अ क्वेश्चन। अवॉइड करना, बाजू हट जाना। सिनोनिम्स, डॉज करना, इवेड करना, अवॉइड करना। देखो डॉज करना इज मोर लाइक आउट मैन्यूअर, जो हमने कल देखा था, है ना। डॉज करना यानी किसी को चकाना। साइड स्टेप इज खुद से बाजू हट जाना, चीजों को अपने आप जाने देना। एंटोनिम्स, कन्फ्रंट करना यानी फेस करना, सीधा फेस करना, एंगेज करना, है ना, सामना करना। ये साइड स्टेप का अपोजिट हो गया। साइड स्टेप मतलब बाजू हट जाना, और कन्फ्रंट का मतलब सामने खड़े होके डायरेक्टली एंगेज करना, कन्फ्रंट करना। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिस्गाइज। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वन। यस, डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, ना, वेश बदलना यानी अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छुपाना। दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज, भेष बदल लेना। ठीक, वेश नहीं, भेष बदलना। He wore a hat and sunglasses to disguise his appearance. अपना अपीयरेंस को छुपाने के लिए उसने हैट और सनग्लासेस पहन लिए, यानी अपनी आइडेंटिटी को किसी से छुपाना। दैट इज डिस्गाइज। मीनिंग क्या होगा इसका? टू चेंज अपीयरेंस, टू कंसील आइडेंटिटी, आइडेंटिटी छुपाने के लिए। सिनोनिम क्या होगा? कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना, किसी चीज को छुपा के रखना। दैट इज कंसील। मास्क, मास्क पहन लिया तो आप क्या हो जाएंगे? अपने आप डिस्गाइज करेंगे खुद को, कवर कर लेना। एंटोनिम क्या होगा? रिवील करना। बिल्कुल, चेहरा जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया, वो रिवील हो गया, राइट। एक्सपोज करना या अनकवर करना। समझ गए? बहुत सिंपल से वर्ड्स थे आज। आपको क्या करना है? इन्हीं 10 वर्ड्स के बेसिस पे एक क्लोज टेस्ट आपके लिए लाई है, जो यहां पे है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इसको अटेम्प्ट करना है। इन्हीं 10 ऑप्शंस में से हर वर्ड कहीं ना कहीं प्रॉपरली फिट बैठेगा, और लास्ट में इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं। मैं आंसर्स, करेक्ट आंसर्स उसमें डाल रहा हूं रोज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम एडिटोरियल पे मूव ऑन करेंगे। डन, चले आगे। चलो, so now this is the editorial in front of you. Biotech Enigma on Bio E3 proposal and beyond. तो ये बायोटेक में जो एक मिस्ट्री है, एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, उस पे ये एडिटोरियल है। फर्स्ट थिंग, आप इसको पढ़ लो एक बार, फिर इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। चलो, चलो डन। क्या दिया है अभी यहाँ पे? बायोटेक एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री। ऑन दी बायो E3 प्रपोजल एंड बियॉन्ड, एक बायो E3 का प्रपोजल आया है सरकार की तरफ से, उस पे है। क्या दिया है? अर्लियर दिस वीक द कैबिनेट क्लियर्ड अ प्रपोजल दो विदाउट स्पेसिफाइंग अ बजट कॉल्ड बायो E3
और बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी सरकार ने यानी सरकार की कैबिनेट ने एक प्रपोजल इस साल अभी अभी क्लियर किया है जिसका नाम बायो E3 है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्यों किया है? इट्स थ्रस्ट मतलब पुश इज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो इसीलिए। सिंस 1986 इंडिया हैज हैड a dedicated department for biotechnology and which deserves substantial credit. For instance, the progress in the vaccine development, diagnostics and biologicals that has bolstered India's reputation as a vaccine factory is due to the initiatives of this department. क्या कह रहे हैं ऑथर कि अभी सरकार ने बायो E3 नाम की एक पॉलिसी लाई है, प्रपोजल लाया है, पर और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, इसलिए प्रपोजल लाया है। पर 1986 से ही इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का एक अलग से डिपार्टमेंट रहा है और हमने जो भी प्रोग्रेस किया है उसका श्रेय ये डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने प्रोग्रेस वैक्सीन बनाने में तो बहुत किया है, इसलिए तो दुनिया के लिए वैक्सीन फैक्ट्री करके इंडिया की एक पहचान है पूरी दुनिया में, है ना। तो हमने वैक्सीन फैक्ट्री करके जो पहचान मिलाई है वो किस वजह से? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाउएवर बायोटेक्नोलॉजी डिड नॉट क्वाइट स्पॉन द इक्विवेलेंट ऑफ IT रिवॉल्यूशन। लेकिन भले ही हमने बहुत तरक्की की बायोटेक्नोलॉजी में, पर ये उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। कितना ज़्यादा? ये उतना जनरेट नहीं कर पाया जितना IT सेक्टर कर पाया। IT सेक्टर के रिवॉल्यूशन जितना बायोटेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन नहीं था। There is much more to an industrialized biotechnology sector beyond vaccines. और इसका कारण क्या है? वैक्सीन्स के अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत कुछ है। IT में हमने सारे दिशाओं में काम किया, बायोटेक्नोलॉजी में शायद हम सिर्फ वैक्सीन्स तक ही लिमिटेड रहे। There are $billion कॉन्ग्लोमरेट्स है ना, बहुत बड़े बड़े कंपनीज का ग्रुप है ना। There are $billion conglomerates today that rest on high value microbes, gene modification technologies, bioplastics, biomaterials and high precision medical devices, है ना। यानी वैक्सीन्स के अलावा बायोप्लास्टिक्स हो गया, बायोमटेरियल्स, हाई प्रिसीजन डिवाइसेस, हाई वैल्यू माइक्रोस, इन सारी चीज़ों पे आज बहुत सारी कंपनीज डिपेंडेंट है। यानी उनका मेन बिजनेस वो है, वैक्सीन से नहीं है, दूसरे भी है उन चीज़ें और उन पे वो $billion कमा रहे हैं। हाउएवर डिस्पाइट दी नो हाउ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का पता होना, तो हमको टेक्नोलॉजी, नो हाउ का मतलब होता है नॉलेज। डिस्पाइट दी नो हाउ यानी हमारे पास नॉलेज तो है, एंड ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, और लोग तो बहुत है अपने पास, एजुकेटेड लोग हैं। ओनली अ फ्यू इंडियन बायोटेक्स हैव ग्लोबल रेजोनेंस। बहुत ही कम ऐसे बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, टॉप स्टैंडर्ड्स की है। As there are few local manufacturers who can supply Indian laboratory startups with ingredients and devices to make products. कुछ छोटी मोटी बड़ी कुछ ही कंपनीज है बड़ी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की है, बाकी फिर छोटी मोटी कंपनियां हैं जो लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई कर, लोगों को कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है और कुछ डिवाइसेस बनाने के पार्ट्स सप्लाई करती है। ठीक है, चलो नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट। चलो पढ़ो इसको।
ठीक है, डन। क्या दिया है इस पार्ट में? द रिलायंस ऑन imports means that India loses its international competitiveness. The Bio E3 policy aims to correct this. पॉलिसी किस लिए है कि हमको ये जो पिछले पैसेज में, जो पिछले पार्ट में हमने जो कारण देखे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें इंपोर्ट पे बहुत डिपेंड रहना पड़ रहा है, और इसी चीज को करेक्ट करने अभी ये नई पॉलिसी लाई गई है। In the last 4 decades, India has funded biotech research institutions, but now sees that it needs to be going beyond and setting up companies in public-private partnership mode to bolster biotechnology manufacturing. क्या कहा है? पिछले 4 दशकों में, है ना, इन लास्ट 4 डिकेड्स हमने बहुत सारे बायोटेक के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को फंड किया है, पर अब हमें ऐसा लगता है कि खुद सिर्फ फंडिंग दे के मतलब नहीं है, अब सरकार को शायद नई कंपनीज ही खुद सेटअप करनी पड़ेगी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रहेगी। और इससे क्या होगा? दिस विल बोल्स्टर यानी इट विल पुश व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। इसी से फिर बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और शायद बढ़ सकेगी, उसको एक पुश मिलेगा। देयर आर 6 वर्टिकल्स दैट दिस इनिशिएटिव एनविसेजेस। 6 वर्टिकल्स का मतलब है 6 अलग अलग आयाम है जिस पे ये काम करना चाहती है। ये जो प्लान है, ये जो प्रपोजल है, वो 6 आयामों पे काम करने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है आगे का। एनविसेज मतलब आगे का देखना। बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। तो ये 6 वर्टिकल्स है, ठीक है। फ्यूचरिस्ट मतलब ऐसे लोग जो भविष्य के बारे में बताते हैं या सोचते हैं, या आगे की सोचने वाले लोग। फ्यूचरिस्ट्स हैव बीन सेइंग दैट द ईरा ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ओवर एंड ह्यूमैनिटी विल हैव टू रिलाई ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। फ्यूचरिस्ट का क्या कहना है? ये सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी ही। बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स लगेंगे, फंक्शनल फूड्स लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर लगेगा। तो ये फ्यूचरिस्ट का क्या कहना है कि अभी वो जो ईरा था फॉसिल फ्यूल बेस्ड ईरा, वो अब खत्म हो चुका है, वो अभी खत्म होने ही वाला है। अब हमको सारा जो नेचुरल वर्ल्ड में मिलता है उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर फूड एंड फॉर मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दिस इज टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कार्बन एमिशन। और हमको फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और कार्बन पोल्यूशन से बचने के लिए ये सारी चीजें करनी जरूरी है। फ्यूचर इंडस्ट्रीज मस्ट बी ग्राउंडेड इन एनवायरमेंटली बिनाइन प्रोडक्ट्स। जो भविष्य की इंडस्ट्रीज होगी वो एनवायरमेंट को हार्म ना करने वाले, बिनाइन का मतलब हार्मलेस, एनवायरमेंट को हार्म न करने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज बनानी पड़ेगी। एंड दिस इज इम्पॉसिबल विदाउट सोफिस्टिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी। जब तक सोफिस्टिकेटेड, यानी सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, बहुत डिटेल्ड लेवल की बायोटेक्नोलॉजी तब तक नहीं होती, तब तक ये करना मुश्किल है। बाय सेटिंग अप बायो फाउंड्रीज एंड बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब्स, द पॉलिसीज होप्स देयर विल बी एवेन्यूज फॉर वेराइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट टू कॉन्ग्रीगेट। सरकारें क्या करेगी? फिर बायो फाउंड्रीज बनाएंगी, बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब्स बनाएगी, और अगर ये बनाएंगे तो क्या होगा? फिर वो ये आशा कर पाएंगे कि इससे और नए एवेन्यूज खुलेंगे। एवेन्यूज मतलब और नए रास्ते ओपन होंगे, जिसमें वेराइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मतलब बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अलग अलग फील्ड से आने वाले बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक साथ आएंगे। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या है? एक साथ आना, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। जस्ट गो थ्रू द लास्ट पार्ट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट। देखो इसको।
ठीक, पढ़ लिया। आखिरी पार्ट छोटा सा है, क्या दिया है इसमें? वेल इंटेंशनड दिस मे बी, इसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, पर है इसमें बट इंडियाज वोज विथ मैन्युफैक्चरिंग हैव क्रॉनिक कॉजेस। वोज यानी प्रॉब्लम्स, इंडिया की अभी तक जो डिफिकल्टीज रही है, प्रॉब्लम्स रही है विथ मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो कारण है वो क्रॉनिक रहे हैं। क्रॉनिक मतलब परमानेंट प्रॉब्लम्स रहे हैं कि एक बार वो प्रॉब्लम शुरू होकर खत्म ही नहीं होते। विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनेबलिंग ग्राउंड्स, एनेबलिंग ग्राउंड्स मतलब ऐसी व्यवस्था करना कि जो नए बिजनेसेस को हेल्प करे, उसे कहते हैं एनेबलिंग ग्राउंड्स। विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनेबलिंग ग्राउंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड दीज हैव लिटिल टू डू विद बायोटेक्नोलॉजी पर से। देखो, कैपिटल का यूज करके या लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जिसमें बिजनेस फल फूल सके, ऐसी व्यवस्था बनाना सरकारों का काम है। इसका बायोटेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऑथर कह रहे हैं, है ना। हैज नथिंग टू डू विद बायोटेक्नोलॉजी पर से, यानी लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है। टॉप डाउन इनिशिएटिव्स विल हैव लिमिटेड इम्पैक्ट, ऐसे जो ऊपर से आ रहे हैं और नीचे ऊपर से बता दिया ऐसा ऐसा करो, तो वो अप्रोच नहीं चलते, दोनों को साथ मिलकर करना पड़ेगा। द बायो E3 पॉलिसी, दोनों को मतलब किसको, ये आगे दिया है। द बायो E3 पॉलिसी must be deeply collaborative effort between center and states. Rather than expect quick returns, the government must provide financial and infrastructural support over the long term. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सजेशंस दे रहे हैं ऑथर। क्या क्या सजेशंस दे रहे हैं कि एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सोचे सरकार, दूसरा कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच ना हो तो ही बेहतर है, तीसरा कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो स्टेट्स और सेंटर में, और कह रहे हैं कि ज़्यादा क्विक रिटर्न्स की अपेक्षा सरकार ना करे। हाउएवर फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए सरकार देती रहे, तभी इससे हमको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन द एडिटोरियल। नाउ आई हैव अ क्लास टू टेक, दैट इज व्हाई जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस क्विकली। व्हाई हैज द गवर्नमेंट लॉन्च्ड बायो E3? Second question, which of the following is not related to biotechnology? Third, which of the following word has nearly the same meaning to the word envisage? तो envisage का nearly same meaning का word आपको बताना है। Question 4 and 5 are, question 4 is यहाँ पे एक phrase दी है बोल्ड में, have global resonance, उसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, which of the following are the author's suggestion for the success of Bio E3 initiative? ये जो इनिशिएटिव सरकार ने लाया है उसकी सक्सेस के लिए ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो कौन से हैं ये आपको बताना है। जो क्लोज टेस्ट मैंने दी है उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और साथ में इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। तो आप इतनी देर तक रुके, शांति से सुना, आपकी पढ़ने की इच्छा बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए थैंक यू वेरी मच।